गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग टोपी शुक्ला पाठ में देखे कि टोपी मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। टोपी शुक्ला पाठ को जानने से पहले इफ़न को जानना, इफ़न को जाने, इसके परिवार को जाने, उसके घर का माहौल जाने कैसा है क्या है। फिर टोपी को हम लोगों ने देखा, टोपी किस प्रकार इफ़न के परिवार से में उसकी दादी से पूरा अच्छे से लगाव उसको हो गया था, हिल मिल गया था। और उसकी दादी की मृत्यु होने के बाद टोपी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके परिवार में कोई उसको प्यार नहीं करता। उसके पीछे ये कारण है कि थोड़ा अपनी पूर्वी बोली बोलता था, पापा उसके नहीं पसंद करते थे। और यहाँ आता था तो इफ़न की दादी उसी की बोली बोलती थी और उससे हालचाल करता था, उसको अच्छा लगता था। दादी जब मर जाती हैं तो उसके बाद एक तो ये दुख रहता है ये टोपी के जीवन में। एक दूसरा बड़ा दुख आ जाता है कि टोपी इफ़न के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आगे हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है उसके बाद, टोपी कैसे रहता है और क्या करता है। ये देखिए, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। बदली मतलब ट्रांसफ़र। उसका दोस्त चला जाता है, वो दुखी हो जाता है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता की बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों में को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। यानी इफ़न के चले जाने के बाद जो परिवार आया भी थोड़ा स्मार्ट रहा होगा, शहर के माहौल में ढला रहा होगा, तो ये ऐसे बातचीत करता था तो लोग पसंद नहीं करते रहे। ऊपर से उसके पापा कलेक्टर थे, इस चीज़ का उसको घमंड था कि मैं बड़े अधिकारी का बेटा हूँ या हम लोग ऐसे, तो उससे बातचीत नहीं करेंगे। इस तरह वो रिजर्व, वो परिवार अपने में ही रहता था। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, क्योंकि कॉलोनी में अधिकारी का क्वार्टर था, तो माली चपरासी जो है पहले से उससे टोपी से परिचित थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। और तीनों भाई आपस में खेल रहे थे और टोपी चूँकि चपरासी को पहचानता है इसलिए घर में गया, लेकिन ऐसा बॉल मारा, बैटिंग कर रहा था कि सीधे उसके मुंह पे लगी। लगते लगते यानी बच गई, वो कैच कर लिया। हाउस दैट हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। जब उसको देखता है, अंदर घुसता है तो उससे पूछता है। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। अब तीनों भाई इसका इंटरव्यू लेना शुरू किया उसको अंदर आने पर। बीलू ने अंपायर को आवाज़ दी, भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासी? नाही साहब, अंपायर ने कहा। शहर के मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर। ठीक है, वो चपरासी बोल रहा था, डॉक्टर को बोल रहा था। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। अजीबो गरीब उसको लग रहा था देखने से। टोपी अकड़ गया। जब बोला, टोपी गुस्सा दिखा था उसके ऊपर। तनी जवनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। अब वो लोग उससे पूछने लगे तो गुस्सा आ गया। ओ यू सन ऑफ द डर्टी पिग, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया। कुत्ते भी, उनका पपी था, उसको जो है छोड़ दिया और उसने क्या किया, उसको काट लिया। पेट में 7 सुइयाँ भुकी
तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं लिया। एक बार कुत्ते ने काट दिया, डर गया, अब दोबारा वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। बच्चा था, उसको साथ चाहिए था खेलने के लिए, तो वो सोचने लगा कि वो करे तो क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब घर में देखा कि सारे लोग डांटते रहते हैं, कभी बोलने के लिए मेन उसका यही था कि अच्छे से बातचीत नहीं करता था, लोग सिखाते थे और डांटते थे, लेकिन उसको ये समझ में आया कि सीता घर की नौकरानी है, वो उसको प्यार करती रही, कभी डांट भी खाता रहा, बीच बचाव करती रही, या लगा उसको कि हम इसके साथ रहेंगे तो ज़्यादा सही है, तो सीता से अटैच हो गया, यानी उसके साथ वो बच्चा रहने लगा। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाने शुरू किया। यानी सीता उसको जब पिटाई खाता रहा तो बीच बचाव मार खाता रहा तो बचाती भी थी। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। भाई बहन आपस में रहते हैं, कपड़े एक दूसरे के छोटे हो जाते हैं, अगर पहनने लायक होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं तुम ये ले लो, उसको नया ला देंगे। उस तरह मुन्नी बाबू को नए कपड़े ले आए, कोट ले आया, लेकिन उसको मुन्नी बाबू का उतारा मिल गया, तो उसने क्या किया कि वो बोला कि हम इसको नहीं पहनेंगे, और नौकरानी को दे दिया। तो घर वाले बोले कि अब तुमको ठंड में इसी तरह बिना स्वेटर और कोट के रहना है, जाड़ा खाते रहो तुम। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है, दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो कहा हम इनकी पूजा करें। दादी से उसको बहुत ज़्यादा नफरत थी। दादी स्मार्ट थी, बच्चा को सिखाती रही, नहीं सीखता था। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू। राम दुलारी यानी उसकी माँ। तो 10वां में पहुंच गए बाढ़। सीता ने कहा तुम्हें दादी से टर्राव कितना चाहिए, किनो तुम्हार दादी बाड़ी, मतलब गुस्सा करती है कि बड़े हो रहे हो, दादी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में सन 52 में पहुंचा। पढ़ाई में भी टोपी का मन नहीं लगता था। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव 6ठे में। सारे घर न उसे जवान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता। ऐसा नहीं था बुद्धू था, गधा था, वो पढ़ने में तेज था, लेकिन उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। पढ़ने नहीं देने क्यों नहीं देता था, क्या करता था देखिए। जब वो पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता था, राम दुलारी को कोई चीज मंगवानी पड़ जाती थी, और जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी, या सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, यानी सारे लोग उसको परेशान करते। छोटी बहन किताबें फाड़ देती थी, बड़ा भाई आदेश देता रहा कि ये काम मेरा कर दो, तो उसको इनकार नहीं कर पाता था। माँ कुछ सामान मंगवाने लगती थी। इस तरह उसकी पढ़ाई जो है, जब पढ़ने बैठता तो कुछ डिस्टर्ब होता। और दूसरे साल क्या हुआ, उसको इस वजह से फेल हो गया। दूसरे साल जो है टाइफाइड हो गया था।
तीसरे साल वो 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। 3rd डिवीजन पास होना, भाई लोग 1st डिवीजन थे तो क्या था, हमेशा पिंच करेगा, घर वाले मौके पे मौके उसको बोलते रहेंगे, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें थे, यानी एक साल फेल हो गए तो वो बच्चे आगे निकल गए, जो सारे थे दूसरे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ा। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलना, उन्हीं के साथ खेलना, अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सका। जब भी क्लास में बैठता तो अपना बैठना उसे अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल एग्जाम्पल देखिए, भृगु की तरह मत हो जाना। तो बेचारा एक तो अपना क्लास, बच्चे सारे दोस्त छूट गए। जब मौका मिलता क्लास के बाहर निकलता और बगल वाले क्लास में, बगल में 10th बैठा है, उनसे दोस्ती करने चला जाता। और ये तो कष्ट जूनियर्स के साथ बैठने का था ही, दूसरा था कि टीचर बैठा रहता रहा तो उसी को पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा मौका मिले तो उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे कि देखो जैसे भृगु है, समझाते तो उसी की मिसाल देते, यानी उदाहरण के रूप में उसको लाते। क्या मतलब है, शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? बच्चों को बोलते रहे कि नाम लेकर के कि क्या तुम लोग चाहते हो कि बलभद्र जैसे इसी क्लास में टिके रहें? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। जो फेल होके बैठा रहा वो नहीं हंसता, वो तो बेचारा सन से सिर नीचा कर लेता, लेकिन जो पास होके आए थे उनको हंसी आती है बात सुन के। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो यह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ थे, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने, यानी बेचारा सीधा फेल हो के उसी क्लास में पढ़ा रहा कि जो जूनियर थे वो सीनियर हो गए, जो जूनियर थे वो साथ में आ गए, और जो साथ वाले थे वो और आगे चले गए। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी क्या हो गया, अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहता तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होते। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूँगा। मतलब उस पर ध्यान नहीं देते रहे कि ये बच्चे 10th में जाएंगे तो इनसे हमको आगे बढ़ाना है, उनके साथ तुम तो 2-3 साल चल रहे हो, तुम अभी खाली एक क्वेश्चन पूछने पे हाथ उठा रहे हो, तुमको पूरा किताब ही याद होना चाहिए, सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं प्रश्नोत्तर पाठ के सभी याद होने चाहिए। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाल चौड़ी दौड़ लग गई। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। काले रंग पे कलर उसका काला था, काला चेहरा भी लाल हो गया। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सुरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का गुस्सा है, 8th वालन से दोस्ती कर हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबके साथ रहे को हुई है। मतलब
पीछे वाले क्लास में जूनियर से दोस्ती करो, हम लोग साथ क्या क्या चले आते हो तुमको, फिर क्योंकि कई साल से सिलसिला चल रहा था तो उन्हीं के साथ दोस्ती करो। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप उसे पास होना है। यानी अब उसको शर्मिंदगी फील हुई जब स्कूल के साथ में पढ़ने वाले उसके मित्र भी उसको नीचा दिखाने लगे, कमेंट करने लगे। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तहान सिर पर खड़ा है। यानी वो माहौल चुनाव का, जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक तो सरगर्मी थी सब में, लेकिन जमानत जब्त हो गई तो घर में एकदम शांति, सारे लोग दुखी हो गए। उस समय इम्तहान सिर पर था, यानी इम्तहान उसका नहीं हुआ था। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई पढ़ क्या सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। बद से यानी बुरे लोगों से बचाए, तीसरी साल कम से कम पास तो तुम हो गए। कहानी खत्म हो गई। टोपी शुक्ला पास हो गया। यानी किन किन मुश्किलों से सामना करते हुए हम लोग पाठ को पढ़े। आज हम लोग का ये पाठ पूरा हो गया। समरी आप लोग से सुनेंगे। रेडी रहो, क्लास अटेंड किया है तो समरी सुनाना।